गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य तो ऐसा वाक्य जिससे हृदय की भावना, हार्दिक इच्छा, शुभकामना, अभिशाप ये सब प्रकट होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी वाक्य में से प्रारंभ होते हैं। में से प्रारंभ होते हैं। से मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग। मे you get success। ये देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस। तो इनसे हार्दिक शुभकामना या अभिशाप प्रकट होता है। शुभकामना हो या अभिशाप प्रकट हो, तो ऐसे वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये होते हैं इच्छा सूचक वाक्य, हार्दिक इच्छा। अब देखिए, मे से प्रारंभ है। मे यू, मे के बाद गॉड आ सकता है, नहीं तो मे के बाद कोई भी प्रोनाउन, यू है, ही है, सी है, इट है, ये सब आ सकता है। तो सॉरी, इट नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई भी प्रोनाउन आएगा जो किसी लिविंग नाउन के जगह पर रिप्लेस होता हो। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करें। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करें। मे यू गेट सक्सेस, भगवान आपको सफलता प्रदान करें। तो ऐसे वाक्यों में हमने देखा क्या कि सबसे पहले में जो भी वाक्य समझना होता है, सबसे लास्ट में देखते हैं पूर्ण विराम चिन्ह क्या आया हुआ है। पूर्ण विराम चिन्ह जो है ये, इसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, ठीक। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये आया हुआ है सब वाक्यों के अंत में। और वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सहायक क्रिया में से शुरू हो रहा है। तो एक इंट्रोगेटिव हमने बताया था आपको कि अगर वाक्य सहायक क्रिया, मतलब कोई भी वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया आया हुआ हो, चाहे वो प्राइमरी एक्सिलरी हो, चाहे वो मॉडल एक्सिलरी हो, और अगर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ने सहायक क्रिया देखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं। ये देखिए, में से शुरू हो रहा है, तो आप कहें ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये बात गलत है ना। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम चिन्ह क्या आया है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आया हुआ है। तो ये तो बेस था आपका। अब देखिए ट्रिक इसमें क्या बनेगा। आपको अब से यही चीज़ याद रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। यदि कोई भी वाक्य में से प्रारंभ हो रहा है, उसके प्रारंभिक वर्ड जो है में है, ठीक है, और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, बात आ रहा है समझ में? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है, तो ऐसा वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऐसा वाक्य इच्छा सूचक वाक्य होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अब इसमें नरेशन करने के लिए यहाँ पे एक चीज़, तो मतलब मान लीजिए आपको इस ट्रिक से ऑप्टेटिव सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा हार्दिक शुभकामना है या अभिशाप है, इसका सेंस निकालना होगा, फिर हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल अब तक तो यही आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी वाक्य में से प्रारंभ हो, उसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो डेफिनेटली वह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक, ओके। फिर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अपने अगला वाक्य है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
चलिए, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय प्रकट हो, किसी भी असाधारण मनुष्य को, असाधारण घटना को देख करके या सुन करके हृदय से जो विस्मय प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, घृणा प्रकट होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। Alas, he was ruined. दूसरा, hurray, we have won the match. ये we have won the match. दूसरा, what a beautiful flower it is. Next, how lovely the scene is. अब देखिए, एलास ही वॉज रूइंड, बड़ी दुख की बात है, वह बर्बाद हो गया। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच को जीत लिया है। अब दूसरा वाक्य देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, पुष्प कितना सुंदर है, कितना सुंदर पुष्प है। आगे, हाउ लवली द सीन इज, मतलब दृश्य कितना मनोहर, कितना सुंदर है, कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन तीनों वाक्यों का, चारों वाक्यों का हम एनालिसिस करें। यहाँ देख रहे हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य, यहाँ पे एक एलास जो शब्द आया है, विस्मय प्रकट करने वाला शब्द है। इसके बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। ठीक, अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये व्हाट से शुरू हो रहा है और लास्ट में यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। हाउ लवली द सीन इज, हाउ से ये वाक्य शुरू हो रहा है और अंत में ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि जिन वाक्यों में विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और अंत में क्या? फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरा, ऐसे वाक्य जो व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो रहे हैं, तो उनके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो व्हाट या हाउ वाले वाक्यों से होता क्या है कि ऐसे वाक्यों से भाव का अधिकता प्रकट होता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर यह पुष्प है, ये कहने का मतलब है। हाउ लवली द सीन इज, कितना लवली, कितना सुहावना दृश्य है। ठीक है, तो ये अधिकता बताता है। दोनों हाउ व व्हाट से जो भी वाक्य शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो भाव की अधिकता बताता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम, ये तो रहा बेस आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ट्रिक ढूंढें तो क्या होगा कि जब कोई भी विस्मय प्रकट करने वाला शब्द हो, उसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हो, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप आया हो। देखिए जैसे कि ये एलास विस्मय प्रकट करने वाला शब्द है, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, अंत में फुल स्टॉप आया। ठीक है, तो यही तो कहने का मतलब है कि कोई भी विस्मय प्रकट करने वाला शब्द हो और उसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह हो और अंत में फुल स्टॉप आया हो, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ठीक है, अच्छा, इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए टोटल विस्मयादिबोधक शब्द आपको नहीं याद है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब ऐसा कोई भी शब्द हो, उसके तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आया हुआ हो, लास्ट में वाक्य के फुल स्टॉप हो, तो 100% वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। अब क्लियर है? लेकिन ये तो सिर्फ पहचान पाएंगे इससे, लेकिन आपको ये विस्मयादिबोधक शब्दों का किस भाव में प्रयोग किया गया है, ये जानना अति आवश्यक है। एलास से दुख का भाव प्रकट होता है, हुर्रा से खुशी प्रकट होती है, ब्रेवो होता है, शाबाशी प्रकट होता है। ऐसे कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी आज
आज आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, हम उसे पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जब नरेशन में इसका प्रयोग किया जाएगा, नरेशन जब करना रहेगा इसी सेंटेंस का, तो वहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं पालना है। चलिए, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि WH वर्ड से शुरू होगा या हाउ से शुरू में, तो WH वर्ड से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता हो और अंत में उसके क्वेश्चन मार्क लिखा हो, ठीक है, लेकिन तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन क्या ये व्हाट से शुरू हो रहा है, इसको हम इंट्रोगेटिव कहेंगे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कारण इसमें देखिए, व्हाट के तुरंत बाद सहायक क्रिया तो आई नहीं है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। हाउ से शुरू हुआ है तो हाउ से शुरुआत के हाउ को देख करके हम इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और हाउ के तुरंत बाद सहायक क्रिया होनी चाहिए। बात आए समझ में ना। तो अगर व्हाट या हाउ से भी वाक्य प्रारंभ है तो आपको सावधानी रखनी है कि व्हाट या हाउ के तुरंत बाद अगर सहायक क्रिया मिलती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तभी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नहीं तो अगर व्हाट या हाउ से वाक्य प्रारंभ है और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो ऐसे वाक्य हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। बात आ गया समझ में। चलिए एक बार और आपको दोहरा के बता देते हैं कि मतलब विस्मयादिबोधक शब्दों के पश्चात अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है, तो वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी होगा। अगर व्हाट या हाउ से वाक्य प्रारंभ है, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है, तो वह क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। अब हम नरेशन शुरू करें, परिवर्तन शुरू करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना आपको बताएं। इसके पहले कुछ मूल बिंदु है, कुछ मूल इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रही बात, अभी तो हमने बताया सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, किसका पहचान किस तरह से, चूंकि ये जानना इसलिए जरूरी था कि इन्हीं के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है उसका टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो हम सबसे पहले, जब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं पहचान पाएंगे, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम आज आपको बता रहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो क्या क्या पहचान हो सकता है, किन किन रूपों में ये प्रेजेंट टेंस में आ सकती है, ठीक है, किन किन रूपों में ये प्रेजेंट टेंस में आ सकती है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जहाँ पे मुख्य क्रिया बिना सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब दिमाग दौड़ाइए, अपने खुद इसको ढूंढ सकते हैं। मुख्य क्रिया बिना सहायक क्रिया की प्रयोग होती है, तो सबसे पहले अगर वह आएगा, से लिखा होगा या सेज लिखा हो सकता है, यही होगा, प्रेजेंट इन्फिनिट का वाक्य होगा। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, दूसरा नंबर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। भाई इसके बाद अब सहायक क्रिया, सब सहायक क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग होगा मुख्य क्रिया, तो हम सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं इज, एम, आर, उसके बाद यहाँ पे आईएनजी फॉर्म इसका आ जाएगा, बिफोर यानी कि सेइंग लिखा होगा, ठीक है ना। अब तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है जो हो सकती है या हैव हो सकता है। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड, ठीक, ये हो गया। एक और प्रेजेंट का एक और छूट रहा है, प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज या हैव, फिर यहाँ बीन लगा रहेगा, उसके बाद ये सेइंग लिखा हो। ऐसी स्थिति में अगर आती है क्रिया तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी। ध्यान दीजिए, देखिए, से लिखा हो या से में यस लिखा हो, से हो, सेज हो, ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी। अगर इज एम आर के बाद इसमें से में आईएनजी जुड़ा हुआ हो तो भी रिपोर्टिंग हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी। अगर सेड लिखा हो, सेड के पहले सहायक क्रिया है या है में से कोई एक आया है, कारण क्या है, हैज और हैव जो है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है, तो इसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है।
तो सेड के पहले अगर हैज या है में से कोई एक सहायक क्रिया आई है तो भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, और अगर हैज और हैव के बाद बीन का प्रयोग है फिर से लिखा हो तो भी ये क्रिया प्रेजेंट टेंस में होगी अपनी। ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान देना, ये नहीं कि सेड देखे और तुरंत कहे पास्ट टेंस में। आपको याद रखना, मैंने वॉइस वाले चैप्टर में वॉइस जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रिया जो वीक वर्ड्स होती हैं जिनका अंत ईडी पे होता है तो उनका दोनों फॉर्म एक ही जैसा हो। कैसे हम जानेंगे वो क्रिया सेकेंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है? तो सेकेंड फॉर्म क्रिया का जो दूसरा रूप होता है बिना सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म बिना सहायक क्रिया का नहीं होता है। तो इस सेट के पहले जरा देखिए, सेट के पहले सहायक क्रिया हमने हैज और हैव लिखा ना, तो कैसे सेकेंड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म हुआ ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी। ऐसे वैसे नरेशन में आपको ज्यादातर अक्सर ये मिलता है और ये मिलता है, ठीक है, ये दोनों बहुत कम आता है, लेकिन आ गया तो आपको इस तरह से देखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अपोजिट पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, यहाँ पर लिख देते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में है तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल वर्ब में क्या प्रयोग होगा, सेड लिखेगा, सेड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा वाज, वेयर, इसके बाद आईएनजी फॉर्म होगा इसका, तीन होगा। तीसरा देखिए हैड लिखा है, हैड के बाद सेड है यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट टेंस में होगा। चौथे में क्या बच गया, हैड बीन प्लस इज सेइंग आया हुआ, सेइंग आया हो, ठीक, यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो। तो सेड अगर लिखा हो, सेड आया हो, उसके पहले कोई भी सहायक क्रिया नहीं हो, कोई भी सहायक क्रिया नहीं हो इसके पहले, तो ये डेफिनेटली ये रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में होगी। इसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चूंकि पास्ट टेंस बताया जा रहा है तो पास्ट टेंस चारों का देख लीजिए आप, अक्सर करके यही क्रिया आपको मिलेगी, जो भी है नरेशन में यही क्रिया मिलेगी आपको, ठीक है ना। वाज वेयर के बाद अगर आईएनजी आया हो तो भी पास्ट टेंस में, हैड के बाद सेड लिखा नहीं कि सेड के पहले अगर हैड आ गया है तो भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य होगा, पास्ट टेंस में होगी ये क्रिया। हैड बीन के बाद सेइंग आया तो भी ये क्रिया पास्ट टेंस में होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस की एक ही सहायक क्रिया, उसको याद रखिए, आपको फ्यूचर टेंस में प्रॉब्लम में नहीं होगी। कौन सी सहायक क्रिया है अभी फ्यूचर टेंस की, रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, टेंस में, ठीक है। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग होता है, विल या शैल का प्रयोग होता है। तो आपने सिर्फ एक बात देखनी है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आया हुआ हो, विल या शैल, सिर्फ ये दिखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के पश्चात विल या शैल में से कोई एक आया हो, उसके बाद आगे नहीं देखना है हैव आया है कि बी आया है कि क्रिया का फर्स्ट समय क्या है, उसी बात कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के पश्चात सहायक क्रिया विल आया हो या शैल आया हो तो डेफिनेटली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी, ठीक है। बस इसके लिए इतना ही आप याद रखिएंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस कोई भी बनाएगा बिना इस सहायक क्रिया का नहीं बन सकता। फ्यूचर इंडिफिनिट अगर होगा विल या शैल के बाद से लिखा होगा, ये से लिखा होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाएगा तो यहाँ बी लिखा रहेगा, उसके बाद ये सेइंग होगा, सेइंग होगा, यही होगा ना। अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तब बताइए क्या होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, यहाँ पे ये हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा, फिर यहाँ बीन लग जाएगा, हैव के बाद बीन होगा, बीन, और यहाँ क्या होगा, सेड लिखा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, ये गड़बड़ हो गया, बीन तो यहाँ होगा नहीं, सॉरी, ये विल या शैल के बाद हैव आया हो, उसके बाद ये सेड लिखा हो, सेड, अभी सही है, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया हो जाएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब अगर मान लीजिए इन्हीं के साथ हमने क्या कर दिया, हैव
और बीन लगा दिया, हैव और बीन लगा दिया। इसके बाद हमने लिख दिया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हो गया क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर, तो कुल मिला के आपने देखा कि जो भी टेंस बन रहा है विल या शैल के बाद ही तो सब कुछ लगा रहे हैं। तो ये इस तरह से केवल हम विल या शैल याद रखते हैं तो पकड़ में आ जाएगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हमने बताया आपको 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो उनमें से सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में 7वां जो रूल मैंने कॉमन रूल में बताया था वो क्या था कि टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और नियरनेस ऑफ टाइम एंड सिचुएशन इसको भी होता है, ये तीनों होगा। तो हमने असर्टिव सेंटेंस आज शुरू करना है। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पहला टॉपिक है टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन है असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टेड स्पीच का अगर वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं वो देखें। एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं, फिर आपको रूल अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे राम सेज टू मी he is coming। चलिए फुल स्टॉप लिखते हैं इतने। ठीक है, ये वाक्य है। अब हमें असर्टिव सेंटेंस के टेंस संबंधी रूल को, जो कॉमन जो रूल है उससे पहले देखना है। ठीक ना, टेंस संबंधी रूल हम पढ़ रहे हैं। तो कॉमन रूल्स इसमें कैसे, तो ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ से आपको हर एक चीज़ का एक्सरे करना आना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, ये रही से रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके ठीक पहले आने वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए टू आया है, टू के बाद आने वाला ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मान लीजिए यहाँ टू नहीं है, तो आपको ये एक दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, राम सेज, कामा लगा दिया, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच का जो मुख्य जो पहचान होता है, डबल इनोटेड कामा होना चाहिए और कामा होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कामा है, ये डबल इनोटेड कामा है। ठीक है ना, तो डबल इनोटेड कामा के बाहर वाला भाग ये वाला, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गया। अब हमें ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, यही ना। देखिए यहाँ पे कामा कहाँ लगा हुआ है, ये कामा लगा, कामा के बाद टू आया है क्या, नहीं आया ना। तो जहाँ कामा लगा हो, कामा के बाद अगर टू नहीं हो तो कामा के पहला वाला, ठीक पहला वाला शब्द ही रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, और उसके ठीक पहले वाला शब्द क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आपको पहचान में आता ही है, जब वाज ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। अब सेज, देखिए सेज लिखा है, सेज के बाद कामा है, उसके ठीक पहले राम आया तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो गया, और सेज के पहले राम आया तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए कामा के पहले क्या है, मी आया, लेकिन यहाँ पे देखिए टू दिख रहा है ना, टू के ठीक पहले वाला ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब टू के बाद वाला होगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक पहले वाला शब्द क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यानी कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब ही मुख्य ऐसी चीज है जिसे हमें पहचानना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक पहले वाला शब्द रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। इसके बाद टू दिखाई देगा, टू के बाद आने वाला वर्ड जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना। चलिए अब आगे आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। असर्टिव सेंटेंस का पहचान मैंने कुछ बताया था आपको, क्या बताया था कि ऐसा वाक्य जिसकी प्रारंभिक शब्द, प्रारंभिक वर्ड, पहला उसका शब्द अगर कोई प्रोनाउन हो, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो, ठीक है, या कोई नाउन हो पहला शब्द,
और अंत में फुल स्टॉप हो। ये देखिए ही लिखा है, ही, और यहाँ पे क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा है आपको, फुल स्टॉप ये दिख रहा है, ही के बाद ही ये प्रोनाउन हो गया हमारा, ये फुल स्टॉप है। तो हमने देखा प्रारंभिक पहला शब्द प्रोनाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप आया, थी कौन सा वाक्य होगा, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला देखिए सेंटेंस। देखिए हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने देखा प्रोनाउन है पहला शब्द और यहाँ पे फुल स्टॉप आया हुआ है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, सिंपल सी बात है, इसे पढ़ के अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, यही है ना, ही इज कमिंग, यहाँ फुल स्टॉप आपको मिल गया, पहला वर्ड क्या है, प्रोनाउन है ना, ये कौन सा वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस। अब हम पढ़ रहे हैं नियम असर्टिव सेंटेंस के लिए, वो भी टेंस संबंधी परिवर्तन। तो नॉर्मल रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब इस कामा को, डबल इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे, दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब ये अंदर वाला वाक्य असर्टिव सेंटेंस होगा तब। पहला नियम क्लियर हो गया सबको। अब दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट न आया हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात तो टू लिखा रहेगा, टू के बाद कोई ना कोई वर्ड लिखा रहेगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि से लिखा हो, यहाँ पे देखिए गौर करिएगा, से, सेज, सेड, सेड, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और वह रिपोर्टिंग वर्ब से है, सेज है, सेड है, तो हम इसे नहीं बदलेंगे, वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तीसरा नियम अपना क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड के पश्चात टू लिखा हो, ये टू आएगा, टू के पश्चात कोई ना कोई वर्ड जरूर आएगा। कहने का मतलब मेरे ये है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद टू का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः से को टेल में, टेल्स में, टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक। ये सामान्य नियम है। अब कारण क्या है कि हम से, सेज और सेड को नहीं बदल रहे हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, और जब इसी के पश्चात ऑब्जेक्ट आ गया तो हम से को टेल कर दे रहे हैं, सेज को टेल्स कर दे रहे हैं, सेड को टोल्ड कर दे रहे हैं। क्या कारण है, अब कारण देखिए हम बता रहे हैं आपको। से एक ऐसी क्रिया है जिसका दोनों रूप में प्रयोग होता है, किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन टिल एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग केवल ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होता है, सकर्मक क्रिया के रूप में होता है, ऐसी क्रिया जिसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आता हो, ठीक है। यही वह कारण है कि जब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो हम इस से को किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे, सेज को टेल से बदल देंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। बात आए समझे। एक कारण और है इसका, एक रीजन और है, से माने कहना होता है और टेल माने बताना होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको मान लीजिए हम नरेशन करना चाहते हैं, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ठीक है। अब इसका नरेशन अगर हम करेंगे तो हम यही कहेंगे ना कि राम मुझसे बताता है कि वह आ रहा है, ठीक है, यही लिखेंगे ना, राम मुझसे बताता है कि वह आ रहा है। तो इसीलिए हम बदल देंगे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलेंगे, यही वह कारण है। इसका मतलब बताना भी होता है, दो रीजन होता है इसके पीछे, ठीक है ना। चलिए ये सामान्य से रूल हो गया क्लियर। अभी
अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे। अब टेंस संबंधी परिवर्तन का पहला नियम क्या है? ये तो सामान्य नियम है। असर्टिव सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों चारों नियम जो भी बताए हैं उसे फॉलो करना ही करना है, ठीक है। चलिए, अब टेंस संबंधी परिवर्तन में देखिए, अब सबसे पहले मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढिए, यही रही रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए सेज। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। फ्यूचर टेंस का क्या पहचान मैंने बताया? मैंने यही बताया, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के बाद अगर विल या शैल में से कोई एक सहायक क्रिया दिखाई दे रही है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी डेफिनेटली। तो क्या यहाँ पे राम के बाद विल या शैल का प्रयोग है? नहीं है ना। तो डायरेक्ट मुख्य क्रिया का प्रयोग है, तो सेज लिखा गया है। से लिखा होता तो भी प्रेजेंट टेंस में, सेज लिखा तो भी प्रेजेंट टेंस में। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अपने किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। तो पहला नियम यही से निकलता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलेंगे। बात आ रहा है समझ में? ये टेंस संबंधी पहला रूल है। अब इसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करके दिखा रहे हैं आपको कैसे बदलेगा। अब ये है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। इसका मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा। चलिए, सामान्य से नियम सब फॉलो होंगे, ध्यान में रखिएगा। राम, अब से के बाद यहाँ टू आ गया, ऑब्जेक्ट आया ना, तो से इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। टेंस से टू। और जब इनडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे टू जब आएगा, टू रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब ये प्रीपोजिशन टू आता है तो इनडायरेक्ट में टू को हम हटा देते हैं। ये हट गया तो डायरेक्ट यहाँ पे मी लिख देंगे, ठीक। अब मी हो गया। अब देखिए, क्योंकि असर्टिव है तो इस कामा की जगह पे हम क्या लगाएंगे? कनेक्टर दैट लगा लेंगे। हमने दैट लगा लिया। अब जनरल रूल में क्या बताया गया था? रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड, पहले शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर वह आई हुआ या कोई प्रॉपर नाउन हुआ तो उसको कैपिटल लिखा जाएगा, नहीं तो इसमें स्मॉल कर देंगे, ठीक है। अब बताइए, आई है ये, ही किसी का नाम है? नहीं है ना, तो इसमें यच स्मॉल कर देंगे, हो जाएगा ही इज कमिंग, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में भी रहती है तो भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। एक फ्यूचर टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो टेंस संबंधी परिवर्तन का पहला रूल उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। ध्यान से सुनेंगे एक बात को तो जरूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे he will say the boys play cricket मैच। ये देखिए, he will say the boy play cricket match, the boys play cricket match, यही है ना। तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो भी हमने देखना है सब पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, ये करता ही है, ही के बाद क्या आ गया? विल आ गया ना। अब इधर एक किसी भी रूप में रहे तो विल आगे, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस पे है। तो फ्यूचर टेंस के लिए क्या बताया गया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस पे भी रहे तो भी हम क्या करेंगे? इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे से के बाद देखिए यहाँ कामा आ गया, आया ना कामा, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, हो जाएगा ही विल से, कामा हट जाएगा, दैट हो गया, दैट। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है? द बॉयज प्ले क्रिकेट मैच। बॉयज, ये बॉयज क्या है? नाउन है कि नहीं है? नाउन है ना। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप आया तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्लियर हो गया। दैट लगाया हमने, अब ये टी इस्तेमाल कर देंगे। दी बॉयज प्ले
क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच। ठीक, तो टेंस संबंधी परिवर्तन का पहला नियम आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।